महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में विभाग की विभागाध्यक्षा आदरणीय अर्चना मैडम ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। विभाग के ही आदरणीय डॉक्टर रेखा शुक्ला मैडम, डॉक्टर गीता द्विवेदी मैडम, डॉक्टर कल्पना मैडम, डॉक्टर मधु पुरोहित मैडम, डॉक्टर कृष्णा शुक्ला जी ज्योग्राफी, हमारे विश्वविद्यालय कैंपस में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, इस विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट, मैं पुनः विश्वविद्यालय को और आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर किशन यादव यहाँ टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। 88-89 में मैंने पीजी किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से। एपीएस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का टॉपर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। मैं 95 में यहाँ से यूपी हायर एजुकेशन में चला गया और उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ। अभी इस बार नवंबर दिसंबर से मुझे मध्य प्रदेश में आने का लगातार मौका मिला और मैंने आके देखा अपना टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, जबलपुर, उज्जैन। इधर हमने कहा हम तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन हमारे बच्चे तो सारे पीछे रह गए। कोई गांव देहात बच्चे तैयारी नहीं है, पढ़ना ही नहीं है बच्चों को। और नवंबर से ही मैंने आपको बता दें प्रयास चालू कर दिया। देखिए तो प्रकृति भी जवाब देने लगती, तूफान की शुरुआत हो चुकी है और बड़े जल्दी मध्य प्रदेश शासन में भी उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारे टीकमगढ़, छतरपुर वगैरह में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अभी हम देख रहे थे हमारे बच्चे बैठे हुए थे, उनका मन नहीं लग रहा था, जाने क्यों ये था। अभी मैं फिर से मैडम से आग्रह करके जाऊंगा कि एक बार और मुझे बुलाइए, फिर हम सब लोग बैठकर बात करेंगे। उसमें टीचिंग नॉन टीचिंग सारे बच्चे बैठ के आप लोग तैयार करेंगे। देखिए पहले हम लोग जरा सा टॉपिक पर चर्चा कर लें, फिर हम सारी बातों पे आएंगे, आपकी बातों पर भी आएंगे। आज का टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन न्याय व्यवस्था। ये इस विषय पर हमें विचार करने का क्यों सोचना पड़ा कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों? क्योंकि हम लोग मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के दौर में विकास में बहुत आगे पहुंच चुके और जैसे ही हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, इंसानियत, मानवता, नैतिकता, ये सारी की सारी चीजें शून्य की ओर जा रही थी। तो हम लोगों ने फिर विचार किया और हम लोगों ने निर्णय किया, सोचा भारतीय समाज को इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा वो चीज है जिसका बड़ा प्राचीन इतिहास है, बड़ी समृद्धशाली हमारी विचारधारा है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये वेद हमारे इतने महत्वपूर्ण हैं, इसमें हमारे जीवन शैली के बारे में चारों वेदों में बताया जाता। उपनिषद, महाकाव्य, महाभारत, रामायण, या कुछ मोबाइल से आप देखिए मत, आप मुझे ढूंढेंगे मैं आपको मिल ही नहीं पाऊंगा। बड़ा सौभाग्य, मतलब आप मुझे प्रयास करेंगे नहीं मिल पाएंगे आप मुझे। तो आज निश्चित विकास की उस अंधी दौड़ में हम लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा ही वो मूल मंत्र है जो मैं फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकती। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा ही वो चीज है जो हम लोगों को विश्व गुरु के रूप में दे जाएगी। भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? वैदिक युग से। वैदिक युग की क्यों आवश्यकता हुई? वैदिक युग के जैसे ही जरा सा हम लोग पहले देखेंगे। देखिए आज दो तरीके के बच्चे बैठे हैं हमारे सामने। एक स्कॉलर बैठे हैं, रिसर्च स्कॉलर। मुझे पता है कि रिसर्च स्कॉलर का क्या स्टेटस है। एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के भी हो सकते, थर्ड ईयर, बीए, एमए तक के हो सकते हैं, ये मुझे नहीं पता। देखिए
हम लोगों की शुरुआत जो व्यवस्था की हुई वो है वैदिक युग से मानी जाती है। वैदिक युग में वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई थी। एक बात ये भी आ सकती कि वैदिक युग की क्यों आवश्यकता हुई, क्यों हमें जरूरत महसूस हुई, तो इसके पहले हम लोग आदिम थे, जंगली थे, असभ्य थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। हमें लगी भूख, हम भागे खरगोश के पीछे या किसी जानवर के पीछे, ये भी भागे, आप भी भागे, और हमारी और आपसे विवाद हो गया। आपने मेरी पिटाई कर दी, मैंने आपकी पिटाई कर दी। 15 दिन बाद आपने फिर मेरे ऊपर हमला कर दिया, 1 महीने बाद मैंने आपके ऊपर हमला कर दिया। अभी बेटा हम लोग बहुत अच्छी चीजों पर आने वाले हैं भैया। बेटा के दोनों पक्ष, एक वो पक्ष और एक ये पक्ष, उसने उससे कहा होगा ईश्वर अल्लाह खुदा से कि भगवान रोज रोज की लड़ाई से बहुत दुखी हो गए, तो ये हल निकाल दीजिए, एक रास्ता निकाल दीजिए। अंडरस्टैंडिंग ये हुआ होगा या नहीं? दोनों लोग लड़ते लड़ते कितने समय तक लड़ते रहोगे आप लोग? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कभी तो एक बार थक जाओगे। तो आप किससे प्रेयर कर? आपने भगवान लड़ते लड़ते उछू हो गए, हम तो दुखी हो गए, तो ये हल निकाल दो। और उसने एक हल निकाला और वो आया राजा। उसने कहा कि मैं राजा हूं और मुझे ईश्वर ने आपके लिए भेजा है। मेरा एक ही कर्तव्य है, जनता की सेवा करना, जनता की मदद करना। एक पिता के रूप में मैं आपकी मदद करूंगा। आपका भी एक ही कर्तव्य है, मेरे आदेशों का पालन करना। तो जो ठीक नहीं है, तो उन्होंने राजा को कंफ्यूज कर दिया और शासन बदल गया और शासन हो गया कुलीन का, तो सॉरी निरंकुश का। तो जो दूसरा शासन था उसमें डेफिनेशन भी हो गई कि एक व्यक्ति का शासन आम जनता के लिए ना होकर स्वयं की भलाई के लिए हो, और इसे निरंकुश तंत्र कहना आने लगे। हमारे राज्य में राज्य था, हमारा राजा 8 बजे आता था, इन लोगों सबके घर मिलते थे, राजा सबसे कहता, हम लोग कहते थे राजा साहब नमस्कार, खूब खुश रहो, सबको 4-4 मोहरे। शाम को हमने पूछा कैसा है राजा, तो सब लोगों ने कहा जुग जुग जिए हमारा राजा। राजा जब भ्रमित हो गया तो ये तो था अच्छा राजतंत्र, और जब भ्रमित हो गया तो शासन बदल गया और शासन हो गया निरंकुश शासन। तो डेफिनेशन भी चेंज हो गई। एक व्यक्ति का शासन आम जनता के लिए ना होकर खुद की भलाई के लिए हो, उसे हम निरंकुश तंत्र कहते हैं। और राजा डिक्टेटर हो गया, बड़ा तानाशाह, और वो जैसे ही हमारे राज्य में आया हम लोगों ने नमस्कार किया, सबको 4-4 हंटर मारता हुआ चला गया। फिर हमने आप लोगों से पूछा कैसा है राजा, तो आपने कहा बहुत बुरा राजा है, राजा तो बहुत निरंकुश है। अब क्या करें? मोहल्ले के 3-4 लोगों ने कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग इस राजा की पिटाई कर दें। तो 4-5 लड़के आए और उन्होंने इस राजा की पिटाई कर दी और शासन अपने हाथ में ले लिया और शासन बन गया एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में डेफिनेशन हो गई कुछ अच्छे लोगों का शासन आम जनता की भलाई के लिए हो, उसे कुलीन तंत्र। बढ़िया शासन चलने लगा। देखिए पूरी अवधारणा में जो मेन बात निकल के आने वाली है वो है जन कल्याण। कैसे जनता का कल्याण होगा, कैसे वेलफेयर स्टेट बनेगी। पूरे वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट कहां से आ रहा? धर्म से। धर्म हमारा एक ही कह रहा, सिर्फ हिंदुस्तान में है, ये हमारी ज्ञान परंपरा में धर्म ये कह रहा। आपको बता दें पूरे वर्ल्ड में, जैसे हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी पढ़ते, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, अमेरिका पे भी स्टडी करते रहते, स्विट्जरलैंड, चाइना, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान वगैरह। आपको बता दें सिर्फ हिंदुस्तान में है ये कि कर भला सो हो भला, कहीं नहीं है वर्ल्ड में ये कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट, ये अवधारणा कहां से आई? हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में। तो तीसरा शासन हुआ कुलीन तंत्र, और कुलीन तंत्र में कुछ अच्छे लोगों का शासन हो गया तो आम जनता की भलाई करने लगा। फिर इन 4 लोगों को कंफ्यूज किया लोगों ने, और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से आप जनता की भलाई करते रहोगे तो हमारी भलाई कौन करेगा? तो वो फिर भ्रमित हो गया और उसने इनकी भलाई चालू कर दी और शासन बन गया धनिक तंत्र। और परिभाषा हो गई कुछ अच्छे लोगों का शासन आम जनता के लिए न होकर स्वयं की भलाई के लिए हो, उसे धनिक तंत्र कहा जाता। धनिक तंत्र में क्या हो गया? जैसे ही दीदी आई, सर क्लास में झाड़ू लगवा दो 10 रुपए दो, सर पानी पिलवा दीजिए 50 रुपए दो, सर चौक दे दो 10 रुपए दे दो।
कोई भी कुछ भी काम के लिए आया, पैसे दो, तो ढेर सारे लोग नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अब इन 4 लड़कों की पिटाई होगी। सब लोग लाठी तलवार लेके आए और उन्होंने चारों की पिटाई कर दी और शासन अपने हाथ में ले लिया और शासन बन गया प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र में परिभाषा हो गई बहुत सारे लोगों का शासन, आम जनता की भलाई के लिए हो, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। इस तरीके से राज्य सरकार संविधानों का वर्गीकरण होता चला, आगे शासन व्यवस्था चली आई। इस पूरी व्यवस्था के चरण में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मुख्य आधार था वो था धर्म, और धर्म हमारा हिंदुस्तान में ये कह रहा था कि कर भला तो हो भला, जन कल्याण, ट्रांसपेरेंसी हो और ज्यादा से ज्यादा जनता का कल्याण हो, इस दिशा में हम लोग काम करते रहे। अब आती है बात न्याय व्यवस्था की। न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को? न्याय की आवश्यकता तब हमें पड़ी जब ये राजा जन कल्याणकारी कार्य छोड़ के निरंकुश हो गया। आपको बताएं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट बैठे होंगे, लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां फ्रांस में, लुई 16वां, इतने डिक्टेटर शासक हुए कि उन्हें सिर्फ झुकी हुई गर्दनें पसंद नहीं थी। एक दास कैसा होता था? उन्हें ये पसंद नहीं था, उन्हें तो सिर्फ ये पसंद था कि